हेलो एवरीवन, कल तक हम लोग विज्ञान का चैप्टर 2 का पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके थे। उसमें हमने सीखा था अम्ल क्षार एवं लवण क्या होता है, कैसे पता करते हैं, स्वाद कैसा होता है, फिर महत्वपूर्ण अम्ल का नाम जाने थे, क्षार का नाम जाने थे, कैसे पहचानेंगे कि कौन क्षार है इसके बारे में जाने थे, सूचक क्या होता है, सूचक कितना प्रकार का होता है, प्रकार के बारे में भी जान लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग लवण से अम्ल और क्षार को लेकर के जितना भी अभिक्रिया है सबको समझेंगे, एक एक अभिक्रिया को समझेंगे, सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग आज का अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अम्ल का अभिक्रिया के बारे में जानेंगे और उसके बाद क्षार पे चलेंगे। तो अम्ल में देखिए बाबू, होता क्या है कि अम्ल जब भी कोई धातु से अभिक्रिया करता है तो उसका गुण है कि वो हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देता है। अम्ल जब भी कोई धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। इसके लिए पोप टेस्ट एक तो टेस्ट होता है, उससे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस निकलता है, उसमें फट फट की आवाज़ आती है, हाइड्रोजन गैस जलता है तो आवाज़ करता है, ठीक है। उसमें साबुन के फेन से जो है ना हाइड्रोजन गैस गुजरता है, जिससे बबल जो ऊपर उठता है, उसके पास जब माचिस तिली जला के या लाइटर जला के ले जाते हैं तो फट फट आवाज़ करता है। तो इस तरह से टेस्ट होता है, तो उसको बताएंगे फिर कभी, लेकिन आज हम लोग अभिक्रिया पे ध्यान दे रहे हैं। देखिए, धातु के साथ में जब अम्ल धातु के साथ में अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा लवण और मुक्त करेगा हाइड्रोजन गैस। यही काम सेम टू सेम क्षार भी करता है, लेकिन इसके लिए स्पेशल पढ़ेंगे। पहले हम लोग अम्ल को देखते हैं, ठीक है। अम्ल क्या होता है बाबू, धातु से जब अभिक्रिया करता है क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, बाहर निकलता है। याद हुआ, अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, चलिए अम्ल और क्षार दोनों में से कौन धातु से अभिक्रिया कर लेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा और लवण बनाएगा। देखिए H2SO4 पढ़ा चुके हैं, कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, याद है कि नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। जिंक तो जस्ता जानते हैं क्या है, धातु है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल में जस्ता को डालते हैं, जिंक को डालते हैं तो ZnSO4 का विलयन बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है, मुक्त हो जाता है। तो ये हुआ आपका लवण, ये हो गया आपका हाइड्रोजन गैस जो बताया गैस निकलता है, ये धातु और ये है अम्ल। समझ में आ गया। अम्ल जब धातु से क्रिया किया तो लवण बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। पहला अभिक्रिया क्लियर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद सेम टू सेम यही क्षार में भी होता है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। अम्ल फिर जब धातु का कार्बोनेट, अब धातु का कार्बोनेट क्या होता है बाबू, देखिए आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे, इस तरह से लिखा होगा, देखिए Na2CO3 CaCO3, ये जो लास्ट में CO3 लिखा होता है ना, इसी को बोलते हैं कार्बोनेट। लास्ट में CO3 दिखता है ना, इसको क्या पढ़ते हैं, कार्बोनेट। इसके साथ में जो भी धातु लगाता है उसका नाम से पढ़ देते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सोडियम, तो इसको पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट। यहाँ लिखा हुआ है कैल्शियम, पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कहीं लिखा रहेगा पोटेशियम, उसको पढ़ेंगे पोटेशियम कार्बोनेट। समझ गए। तो इस तरह से नाम पढ़ते हैं। तो कोई भी धातु हो उसके साथ में यदि कार्बोनेट लगा रहे हैं तो उससे जब अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, इसको समझते हैं। देखिए कार्बोनेट, इससे निकल जाता है CO2 बाहर। क्या निकल जाता है, देखिए CO3 है ना, इससे एक तो CO2 बाहर निकल जाता है। तो देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, उसके बाद जल बनता है और लवण तो बनने बना। लवण जितना भी अभिक्रिया कराएंगे ना सब भी हम बनेगा, ठीक है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड, आपको याद क्या रखना है, अम्ल जब धातु का कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है बाबू, अम्ल लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बोनेट है मतलब CO3, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देगा। सेम टू सेम जब धातु का बाइकार्बोनेट में क्या होता है, इसमें बस CO3 के पहले में एक H लगा दिया जाता है तो वो हो जाता है बाइकार्बोनेट। जैसे देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ है NaHCO3, HCO3 लिखा रहेगा, उसको पढ़ेंगे बाइकार्बोनेट। तो देखिए शुरू में लगा है सोडियम, Na मतलब क्या होता है सोडियम, HCO3 तो ये क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए ये HCl अम्ल है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। जब हम लोग अम्ल में डाल दें सोडियम बाइकार्बोनेट को तो क्या हो रहा है, देखिए NaCl, ये तो लवण होता है, आपको पता है, ठीक है। और क्या बना रहा है, जल बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। दोनों में सेम टू सेम एक सोडियम कार्बोनेट डालिए चाहे बाइकार्बोनेट डालिए, दोनों में क्या चीज़ होता है, लवण बनेगा, जल बनेगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तीन चीज़ क्लियर है। क्या क्या समझे हम लोग, अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकालता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। उसके बाद जब धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, अम्ल जब धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सेम टू सेम यही चीज़ जब बाइकार्बोनेट के साथ में होगा तो उसमें भी यही बनेगा, लवण, जल और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब समझिए, देखिए अम्ल जब धातु का ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, बात समझिएगा। धातु का जितना भी ऑक्साइड होता है ना वो होता है क्षारीय। क्या होता है, क्षारीय। क्षारीय हम बता चुके हैं आपको, क्षार क्या होता है,
तो क्षारीय होता है। जितना भी ऑक्साइड होता है ना धातु का, वो क्या होता है, क्षारीय होता है। और पूछ दे अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, तो अधातु का अम्लीय होता है और धातु का क्षारीय होता है। ठीक है, तो अम्ल एक तरह से समझिए क्षार से अभिक्रिया कर रहा है। क्या चीज़ से, अब देखिए धातु का ऑक्साइड हम बताया वो क्षारीय होता है, तो क्षारीय से अभिक्रिया हुआ। अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा लवण और जल। इसी टाइप का अभिक्रिया जो होता है ना उसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। उसको आगे पढ़ेंगे, पहले इतना को समझ गए आप लोग। अम्ल जब धातु का ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। जैसे देखिए HCl अम्ल है। अब ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब जिसका लास्ट में ओ लग गया वो हो गया ऑक्साइड। जैसे देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको क्या पढ़ेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg लिखा है तो होता है मैग्नीशियम और O लिखा है तो ऑक्साइड, क्या हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब अम्ल मैग्नीशियम ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो देखिए हम बताया आपको जल निकालेगा, जल तो निकाल दिया, बचा क्या MgCl2, MgCl2 यहाँ आ गया, समझ गई क्या हो गया, लवण हो गया। तो इतना चीज़ क्लियर है। तो अब हम लोग चलते हैं क्षार की तरफ। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस निकलता है, उसी प्रकार क्षार भी जो है बाबू धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा और साथ में लवण बनाएगा। ठीक है, जैसे देखिए हम आपको बता चुके हैं जिसका लास्ट में OH आपको दिख जाए, OH एक साथ दिख जाए, वो क्या हो जाता है, क्षार हो जाता है। तो देखिए यह सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षार है। इसको जब हम लोग जिंक के मतलब धातु के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, देखिए होगा क्या, हाइड्रोजन गैस निकलेगा और लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्षार जो है धातु का कार्बोनेट के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन अम्ल धातु का कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। लेकिन क्षार धातु कार्बोनेट के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करता है, धातु के बाइकार्बोनेट के साथ में भी कोई अभिक्रिया नहीं करता है। उसके बाद देखिए क्षार जो है अब अभिक्रिया करेगा और धातु का ऑक्साइड से भी अभिक्रिया नहीं करता है, ये करेगा और धातु का ऑक्साइड से। अरे क्षार क्षारे से अभिक्रिया करेगा क्या, क्षार दूसरा पार्टी कौन खोजेगा मारपीट करने के लिए। तो अब आप बताइए धातु का ऑक्साइड क्या था, क्षारीय प्रवृत्ति का था। तो अब बताइए क्षारीय क्षारीय में मार होगा, नहीं होगा, एक जात वाला में मार नहीं होगा, अलग अलग जात वाला में होगा। तो ये क्षार जो है अधातु का ऑक्साइड से मार करेगा। और धातु का जो ऑक्साइड होता है बाबू ये होता है आपका अम्लीय। कैसा होता है, अम्लीय होता है, अम्ल का मात्रा होता है इसमें। ठीक है, अम्लीय व्यवहार होता है इसका। तो ये जब अम्ल से व्यवहार करेगा तो लवण और जल बनाएगा। सेम टू सेम उसी तरह जैसे धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता था, उसी तरह क्षार जो है और धातु के ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा। देखिए जैसे देखिए अब हम आपको बता चुके हैं जिसमें OH दिख गया वो क्षार हो जाएगा। इसमें देखिए OH एक साथ क्षार हो गया। इसको जब हम लोग और धातु का ऑक्साइड, कार्बन क्या है और धातु, इसके साथ में ऑक्साइड लग लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये जब अभिक्रिया करेगा तो जल बनेगा। देखिए जल बना, H2O सूत्र होता है जल का, और यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बना, क्या है, लवण है। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए अम्ल और क्षार जब देखिए सब तो एक दूसरे को मार दिया, अब लेकिन जब ओरिजिनल अम्ल और क्षार आपस में टकराएगा तो क्या होगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत बार पूछा जाता है ये अभिक्रिया बोर्ड परीक्षा में, घुमा फिरा के पूछ देता है, कहता है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो आप घबराइए मत, हम जो आपको PDF देंगे, आपको पता है कि PDF डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और सबका परिभाषा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। देखिए अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। याद कीजिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया किया, लवण और जल बना दिया। ये टोटल अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या कि देखिए लवण भी जो है, लवण भी उदासीन होता है और जल भी उदासीन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका भी pH मान लगभग में 7 होता है, इसका भी pH मान लगभग क्या पूरी 7 होता है। तो दोनों का जब pH मान 7 हो गया, जिसका pH मान 7 हो जाता है वो उदासीन हो जाता है। तो दोनों उदासीन है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें उदास हो जाता है, मतलब उदासीन हो जाता है सब चीज़। ठीक है, अब देखिए अम्ल में लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्षार में लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH बोलते हैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षार है। देखिए ये दोनों जब मिलेगा तो जल बनेगा। एगो H यहाँ, एगो H यहाँ, 2 H हो गया, एगो O बन गया H2O, जल बन गया। अब बचा के इधर बचा Na, इधर बचा Cl, तो क्या हो गया, NaCl हो गया। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब एक बात और, एक टॉपिक और है आपका जो हम लोग इस वीडियो में कराएंगे। देखिए होता क्या है, जब हमको अम्ल और जल को आपस में मिलाना रहता है, जब हमको अम्ल और जल को आपस में मिलाना रहता है तो क्या करते हैं बाबू, देखिए जल को लिए, अम्ल में जल को कभी नहीं मिलाना चाहिए। अम्ल में जल को ऐसा नहीं किया कि अम्ल ले लिए हैं उसमें जल डाल रहे हैं, ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या चाहिए, अच्छा कभी तेल गर्म किए हैं, तेल में जब पानी को डालते हैं तो कैसे आग भी लग जाता है कभी कभी,
फटफटा जाता है। तो उसी तरह क्या होता है, जब अम्ल में हम लोग पानी को डालेंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उष्मा निकले, बहुत ज़्यादा। अम्ल में जब पानी को डालेंगे हो सकता है कि हिल डोल करके टूट के देह हाथ पे भी पड़ जाए। इसीलिए क्या करना पड़ता है, जल में हमको अम्ल डालना पड़ता है। जल में अम्ल डालते हैं, अम्ल में जल नहीं डालते हैं। जल को इसमें भी डालने का एक तरीका है, जल को ले लिए, उसको हल्का हल्का हिलाते हुए अम्ल डालेंगे। यदि नहीं हिलाएंगे, देखिए होता क्या है कि जब अम्ल को जल में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उष्मा निकलता है, गर्मी निकलता है। क्षार को भी डालिएगा तभी वो गर्मी निकलेगा। अम्ल ले लीजिए या क्षार ले लीजिए, दोनों में से कुछ डालिएगा ना जब पानी में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी उष्मा निकलता है। और उदाहरण आप लोग को नहीं विश्वास होता है तो आप लोग चूना तो डाल के देख भी किए होंगे, जिससे घर में पेंट होता है, उसको जब हम लोग पानी में डालते हैं तो कैसे खदकने लगता है, कितना ज़्यादा मात्रा में गर्मी निकलता है उससे। टीन उन सब जिसमें गर्म करते हो, पात्र उत्र सब गर्म हो जाता है। उसी तरह क्या होता है, जब इसको जल में डालते हैं तो खदकने लगता है, खौलने लगता है। और यदि पड़ गया मुँह कान पे तो झड़काइए देगा पूरा। तो इसीलिए बोलता है कि इसको आराम आराम से हिलाते हुए आराम आराम से ऊपर से डालना चाहिए, चाहे अम्ल डाल रहे हो चाहे क्षार डाल रहे हो, ठीक है। तो इस टाइप का अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलता है उसको क्या बोलते हैं, चैप्टर 1 याद कीजिए, इसको बोलते हैं उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। जिसमें उष्मा निकल गया उसको उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ जाकर के पढ़ लीजिएगा, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। परिभाषा और भाषा सब एकदम बेहतरीन तरह से लिखा हुआ है उसमें। तो कल पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह का 4-5 पार्ट और आएगा, उसके बाद आपका दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में पार्ट 3 के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।